हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में अभी जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है यह है विकास। और ये किससे संबंधित है? हमारे 4 पोर्शन हैं, 4 में 3 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। एक हिस्ट्री हो गया है, दूसरा राष्ट्रीय विज्ञान हो गया है, तीसरा भूगोल हो गया है और चौथा जो पोर्शन है यह है आर्थिक विकास की समझ। और इस जो पोर्शन है सेक्शन के हैं, इसका एक टॉपिक का नाम है विकास। इसमें से अपन लेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में जो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है वह है कि आर्थिक विकास से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है या इसका क्या अर्थ है। आपकी प्रश्न पक्का आने वाला है बच्चों कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो सीधा सा और बहुत सटीक इसका साधारण आंसर है कि लोगों की आय में वृद्धि हो। आर्थिक विकास मतलब क्या है कि हमारा आर्थिक विकास हो। आर्थिक का मतलब है रुपए पैसे या धन संबंधी, अर्थात हमारी धन में वृद्धि हो, हमारी आय में वृद्धि हो, और इसी को हम कहते हैं आर्थिक विकास। यदि हमारा आर्थिक विकास होगा तो इससे हमारा जीवन स्तर और बेहतर होगा। ये से हमारी आय से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या क्या होता है इसके अलावा? आर्थिक विकास में विकास के लक्ष्यों कि विकास के कौन कौन से लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य बनाए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, और इन लक्ष्यों की प्राप्त करने की जो आप कहेंगे विधि है, तरीका है, इनके बारे में इन सबका अध्ययन इस पाठ में किया जाता है। तो दोबारा और देख लें कि अर्थ विकास क्या है। तो आर्थिक विकास मनुष्य की वह गतिविधि है कि जिसके अंतर्गत मनुष्य की आय में वृद्धि की जाए, आय के स्रोत को बढ़ाया जाए, जिससे हमारी इनकम बढ़े। और इनकम बढ़ती है तो मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका है या जीवन स्तर है वो ऊंचा होता है और अच्छा होता है। इसमें और 2 चीज सम्मिलित है, वो कौन कौन सी है कि आर्थिक विकास में हम इस चीज का निर्धारण करते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से लक्ष्य हैं, हमें किस किस ऊंचाई को प्राप्त करना है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, उनके प्राप्त करने का तरीका या विधि क्या होगा। तो ये आपका आर्थिक विकास से छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, और 4 में भी इसको पूछा जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य क्या क्या है। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है कि आर्थिक विकास में बच्चों हमें लक्ष्य, टारगेट हमें निर्धारित करने पड़ते हैं, हमें क्या क्या इसमें प्राप्त करना है। तो आप याद करें कुछ पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से कि पहला तो है कि हमें आय में वृद्धि करनी, हमारी आय को बढ़ाना है। दूसरा है कि नियमित रोजगार होना चाहिए। हमारा ये लक्ष्य इसके अंदर होता है कि हमें जो हमारा रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो नियमित रूप से मिले, रेगुलर मिले, है ना। तीसरा है हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, जो भी व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य कैसा हो, अच्छा है। ये आर्थिक विकास के मापदंडों में आता है। ऐसे हमारी शिक्षा कैसा हो, शिक्षा भी हमारी अच्छी हो, ये लक्ष्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। और हर व्यक्ति के सामने समानता व सुरक्षा के मुद्दे भी आते हैं। और अंत में इसमें दिया है कि सार्वजनिक सुरक्षा। तो इस प्रकार से 5-6 पॉइंट आपके सामने प्रश्न पूछा जाए कि हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं। तो आप लिख सकते हो कि हमारे आय में वृद्धि हो, रोजगार में नियमित रूप से मिले, अच्छी हमारी स्वास्थ्य हो, अच्छी हमारी शिक्षा हो, समानता व सुरक्षा की गारंटी हो, और सार्वजनिक सुरक्षा में मिलनी चाहिए, हमारे विकास के लक्ष्य हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न आ रहा है कि विभिन्न राज्य या देशों में तुलना के आधार या मापदंड क्या। ये प्रश्न भी आने वाला है कि मान लो एक राज्य है, उसके दूसरे राज्य से हम तुलना करेंगे, या ऐसे कोई एक देश है, उस देश की हम कई बार दूसरे देश से तुलना करते हैं। तो तुलना करने के लिए बच्चों हमारे पास में क्या आधार होना चाहिए, क्या बेसिस होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए। कि हम कहते हैं ना कई बार अमेरिका अच्छा देश है, पाकिस्तान गरीब देश है, बांग्लादेश गरीब है, तो हम ये किस आधार पे कर रहे हैं। तो ये आधार क्या होना चाहिए, इसको हमने कहा आधार या मापदंड। और ये इन राज्यों की तुलना में काम में लिया जाता है। राज्य भी हो सकते हैं और देश में भी है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ आधार है। कौन कौन सा? पहला है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आय के आधार पर हम एक देश की दूसरे देश में तुलना कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, कि उस देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी क्या हैं,
ये भी एक मापदंड का तरीका है। ऐसे ही जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि जब आदमी जन्म लेता है तो उसके समय ये निर्णय किया जाता है, ये आधार माना जाता है कि ये कितने साल जीने वाला है। ये जीवन प्रत्याशा या उसकी अनुमानित आयु के बारे में है। सार्वजनिक सेवाएं जो उस देश में या उस राज्य में उपलब्ध हैं उसके आधार पर भी हम उसका निर्धारण करते हैं। ऐसे ही समानता व सुरक्षा की कितनी गारंटी वहाँ समाज में या देश में या राज्य में मिली हुई है। और इसके साथ साथ में दिया रोजगार व मजदूरी हर व्यक्ति को कितनी मिलती है, और मिलती है तो उनका वेतन कितना मिलता है, वेतन है तो नियमित रूप से मिलती है कि नहीं मिलती है, ये इसके आधार है। और ऐसे अंत में दिया है कि जो भी उपज है या उत्पादन है उसका उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपके 6-7 पॉइंट्स हो गए जो कि आय के या तुलना के आधार या मापदंड है। ठीक है, ये तो हो गए सामान्य। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार तुलना के कौन कौन से मापदंड है। जो दुनिया भर की जो तुलना का काम करता है विश्व बैंक है, इसके आंकड़े आते रहते हैं हमेशा। तो ये आंकड़े किस आधार पर आते हैं, तो ये दिए हैं कि प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। इसके दो नाम है, हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, या इसका एक और अंग्रेजी में नाम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, PCI, पर कैपिटा इनकम आय। तो दोबारा और सुन ले कि विश्व बैंक किस आधार पर तुलना करता है, क्या मापदंड है। तो विश्व बैंक का आधार है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय या पर कैपिटा इनकम। इस आधार पर एक देश की तुलना दूसरे देश के लोगों से करता है कि यहाँ के लोग अमीर है, यहाँ के गरीब है, यहाँ का जीवन स्तर अच्छा है, यहाँ का जीवन स्तर कमजोर है। तो विश्व बैंक का जो ये प्रश्न आएगा इस संबंध में, उसका आधार क्या है, तो सीधा सा छोटा सा उत्तर है कि प्रति व्यक्ति आय को उसने आधार माना है। ये तो है विश्व बैंक के बारे में। इसी से जुड़ा हुआ बच्चों एक प्रश्न और है कि UNDP के अनुसार मापदंड क्या है, तुलना करने का मापदंड क्या है। तो UNDP पहले से देख ले पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ है, आप जानते हैं। उसका एक ये छोटा सा भाग है, उसको नाम दिया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। U का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन, D का मतलब डेवलपमेंट और P का मतलब प्रोग्राम। ये एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके अनुसार तुलना के मापदंड या विकास के मापदंड क्या है, तो उसका उत्तर है कि शैक्षिक स्तर व स्वास्थ्य की स्थिति। ये आप देख ले कि UNDP ने दो चीज को इसका आधार माना है। एक तो है कि उस देश की शिक्षा का स्तर क्या है, दूसरा उन्होंने माना है कि वहां रहने वाले जो लोग बाग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। इन दो के आधार पर यहाँ व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तो ये प्रश्न दो हो गए कि विश्व बैंक तो क्या कहता है और UNDP क्या कहता है, दोनों में से एक आने वाला है। तो विश्व बैंक तो कहता है कि प्रति व्यक्ति आय को आधार मानना चाहिए, और UNDP कहती है कि शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य के स्तर को देखकर हम निर्धारित करते हैं कि कितना यहाँ विकास हो चुका है। अगला है मानव विकास सूचकांक क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रश्न बार देख रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो यह है UNDP के द्वारा तैयार व प्रकाशित जीवन सूचकांक। सूचकांक को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर, अर्थात ऐसे कुछ हमें आधार या बेसिस मिलते हैं जिससे हम अपने विकास को गेज करते हैं, नापते हैं, देखते हैं कि कितना हमने विकास कर लिया है। और SDA क्या है, UNDP के द्वारा तैयार किया गया है वह प्रकाशित किया गया जीवन सूचकांक या इस संबंध में प्रकाशित आंकड़े हैं। अगला प्रश्न है कि धारणीयता पर लेख लिखिए, या धारणीयता क्या होती है। ये उसका छोटा शब्द है धारण है, धारण, ठीक है। और इस हमने नाउन बन गई होगी धारणीयता। तो धारणीयता क्या होती है, तो धारणीय का उत्तर बहुत छोटा है और आसान है, सरल है। क्या है कि किसी देश में विकास के स्तर को बढ़ाना। यदि कोई देश है तो वहां विकास के स्तर को बढ़ाना, एक चीज तो ये होगी। और दूसरा क्या, इसको हम कहते हैं उच्च करना भी कहेंगे, बढ़ाना या उच्च करना, एक चीज तो ये होगी।
और साथ ही साथ इस स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखना ये ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो कोई देश है, जैसे हमारा देश है कि एक समय हमारी जो ग्रोथ रेट थी 8% थी। कितनी थी? 8% हमारी वार्षिक विकास की दर थी। यदि इस रेट को हम बनाए रखते हैं या ऊपर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं धारणीयता। क्या कहेंगे? धारणीयता। और अभी जैसे अभी कोरोना की वजह से हमारी रेट बढ़ के 3%, 4% के लगभग आ गई, एक बार माइनस में भी चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम धारणीयता को मेंटेन नहीं कर पाया था, तो विकास की दर है वो गिर रही है। तो ये धारणीयता नहीं है। तो धारणीयता सीधा ये मतलब है कि हमारे विकास के स्तर को बढ़ाना और इस लेवल को हमें आगे मेंटेन करना भावी पीढ़ी के अंदर भी, इसी को कहते हैं धारणीयता। और आगे लिखा है कम नहीं होने देना। जो विकास की दर है जैसे 8% है तो उससे नीचे नहीं आए, ठीक है, ऊपर ही रहे या उस लेवल पे चले, इसको कहा है धारणीयता। अगला प्रश्न है ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? तो ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक है परंपरागत और दूसरा है अपरंपरागत। परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से हमें मिलती आ रही है, और अपरंपरागत का तात्पर्य है जो इसके अलावा है, जो हमने नवीन विधियों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का रास्ता निकाला है। तो परंपरागत में कोयला है, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है और विद्युत है। ये सारे के सारे क्या है? परंपरागत तरीके हैं। और अपरंपरागत में है सौर ऊर्जा बन रही है, पवन ऊर्जा बन रही है, भूतापीय ऊर्जा बन रही है, परमाणु ऊर्जा है, बायो ऊर्जा है या ज्वारीय ऊर्जा है। ये ऊर्जा के नए साधन है और ये परंपरा से हट करके अलग स्रोत है, इसलिए इसको नाम दिया गया है अपरंपरागत स्रोत। तो इसमें आपके 8 प्रश्न है, छोटे बड़े, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें सभी प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। इसी से आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब इसमें अंत में कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं बता दूं आपको कि पहला ये कि भारत किस आय वर्ग में आता है। ये प्रश्न आ सकता है आपके छोटे प्रश्नों में। तो भारत उच्च श्रेणी में है क्या? उच्च में नहीं है, निम्न में भी नहीं है, अर्थात बीच में है। तो इसका है भारत मध्यम आय वर्ग वाला देश है। दूसरा है HDI, इसका पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया, इसका पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। क्या नाम है? मानव विकास सूचकांक। अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचना है, ये कौन देता है अपने को? ये देता है UNDP। तो UNDP इसके आंकड़े निकालता है। इन आंकड़ों के अनुसार HDI के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा 130वां स्थान है, याद कर ले। UNDP के आंकड़ों के द्वारा भारत की कौन सी रैंक है विश्व में? 130वें नंबर पर है। अगला है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसमें नाम आता है हरियाणा का। एक प्रश्न आता है शिशु मृत्यु दर क्या होती है? ये प्रश्न देख ला, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? तो शिशु माने छोटे जो नवजात बच्चे होते हैं, एक वर्ष में, देख लो इसको, एक वर्ष में 1000 बच्चों पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या। जो बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म से 1 वर्ष की आयु तक 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जीवित हैं, उस दर को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। के 1000 पे कितने बच्चे एक्सपायर हो गए हैं और कितने जीवित हैं, तो ये मृत्यु दर है। इसी में एक और आता है कि साक्षरता क्या होती है? तो साक्षरता का मतलब है कि हमारे देश में कि ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें पढ़ना है और जिन्हें लिखना है, तो इनको हमने कहा है साक्षर। क्या कहा है? साक्षरता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा हो गया, छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, और ये आपकी परीक्षा में 5 अंक अर्जित करवाएगा। इसी में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।